अभी जो अन्य घरानों से सुखदेव महाराज बनारस घराना विशिष्ट है, उसकी बंदिशों के द्वारा, उसके प्रस्तुतिकरण के द्वारा, तो आप कृपया उसके प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कुछ विशिष्टताएं बताएं कि सुखदेव महाराज बनारस घराना किस तरीके से विशिष्ट है। जो हमें बच्चों को सिखाते हैं, बड़ों को सिखाते हैं, तो उसके हस्तक धा अधीन तरधीन दिन धा ते ते 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 धा धीन तरधीन दिन धा ते ते धा धीन तरधीन दिन धा ते ते ता तीन तरधीन दिन ता ते ते धा धीन धीन दिन धा ते ते धा अधीन तरधीन दिन धा ते ते धा धीन तरधीन दिन धा ते ते ता तीन तीन दिन ता ते ते धा अधीन अधीन दिन धा ते ते धा अधीन तरधीन दिन धा ते ते धा अधीन तरधीन दिन धा ते ते ता तीन तरधीन दिन धा ते ते धा अधीन तरधीन दिन धा ते ते धा अधीन तरधीन दिन धा ते ते धा अधीन तरधीन दिन धा ते ते ता तीन तरधीन दिन धा ते ते धा अधीन तरधीन दिन धा ते ते धा अधीन तरधीन दिन धा ते ते धा अधीन तरधीन दिन धा ते ते ता अतीन तरधीन दिन धा ते ते धा अधीन तरधीन दिन धा ते ते धा। ये मैंने संक्षेप रूप में थोड़ा सा बताया। अब मैं थोड़ा सा पद क्रिया बताती हूँ। ये सब तो तैयारी एक बहुत ही कम उम्र में सब होना चाहिए, तो भी मैं कोशिश करती हूँ। ये बड़ा कॉमन है, बड़ा फेमस है ये, मगर हमारा तरीका अलग है। थोड़ा हम लोग खड़े पैर में करते हैं। आम सब लोग का ये करते हैं। अब हमारा है पद क्रिया है ये। माफ कीजिएगा, मेरे यहाँ बहुत सारी डॉग्स हैं। ये भी मैंने संक्षेप रूप में दिखाया। ये सब तो परफॉर्मेंस में 3 घंटा 4 घंटा मिलता है, तो इसको रेला, इसकी उपज, तिहाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें हम दिखाते हैं। तो कुछ खास ऐसी चीज़ें ये मैंने आपको हस्तक और पद क्रिया दिखाई। अब भाव अंग है, और आपने देखा कि हमारे जो हस्तक है उसमें ये सब चीज़ें ज़रूर भरतनाट्य शास्त्र के अनुसार, क्योंकि सुखदेव महाराज ने भरतनाट्य शास्त्र से बहुत सारी चीज़ों को कथक में इन्वॉल्व किया। क्योंकि सब जानते हैं कथक एक समय में बहुत ही गलत स्थान पे था, वहाँ से हमारे सुखदेव महाराज ग्रैंडफादर ने वहाँ से लेके आए हैं।
वापस कथक को अच्छी जगह में, तो कैसे करते? तो उन्होंने कथक का जो महफिलाना अंदाज़ था, जो दरबारी अंदाज़ था, वो ना करते हुए उन्होंने हर मुद्राओं में सारे के एक, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। अब जैसे घूंघट है, तो अब घूंघट आम लोग में मैंने देखा, अक्सर देखा ऐसे करके, यूँ देखा है। अब घूंघट ये देखिए, ये घूंघट लिया, ये पकड़ा, ये पकड़ा, ये पकड़ा, फिर करके यूँ खोला या फिर ऐसे खोला। ये सारी मुद्राओं को यूज़ किया गया। मम्मी ने बड़ी रिसर्च की इस पे, सारे ऐसे बोले इसमें लोच लाओ, खूबसूरती लाओ, एक औरत पना लगे। जब घूंघट को खींच के यूँ देखा, यूँ घूंघट का ये आँखों से हल्का सा देखा। ये सारी जो घूंघट की बहुत सारी बारीकियां हैं, वो गाँव में कैसे घूंघट से देखती हैं औरतें, यूँ छुप के। ये देखिए, ये उंगली आई, ये छुपा, ये कनखिए से देख रही कौन आया है, क्योंकि प्रथा है चेहरों को ढकने की। ये तब की बात है, आज तो कोई प्रथा नहीं है ऐसी, तब की बात है। मगर घूंघट, ये सारे गते जो है वो आज भी उस परंपरागत हमारे क्लासिकल नृत्य में चल रहा है, और चलना भी चाहिए। क्योंकि हम क्या दिखाएंगे दुनिया में जाके, फॉरेन कंट्री जैसा हमारे पास पैसा तो नहीं है, सिर्फ हमारे पास हमारा धरोहर क्या है, अपनी संस्कृति। संस्कृति में क्या है? कथक है, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, दुनिया भर के हमारे क्लासिकल गायन, नृत्य, और यही तो है। तो इसको दर्शाने के लिए हम अपने परंपरागत को नहीं छोड़ना चाहिए, तो वो ज़रूर दर्शाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि ये, और ज़्यादातर शिव के उपासक हैं बनारस वाले, तो शिव पार्वती के बहुत सारे बोलों में नाचे जाते हैं। तो एक बोल आपको दिखाती हूँ, ये सुखदेव महाराज जी का ही है, तो वो कविपरण है ये। धा दिन दिन नाना 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 दिन दिन ना गे दिन ना गे ना 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 का 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 तिरधे तिरधे का तिरना दिगदिगदा जटा जूट मत गंगा छलकत शी चंद्रमा लीलाट दमक ज्ञानमा गिरवा बीज फुलकत कुंडकान कुंडल हलक भस्म अंग त्रिनेत्र दिगम निरतत गिरि कैलास शिखर पर करत शूलधारी त्रिपुरारी तत् छि 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 तत् छोम तत् छोम तत् छोम छोम छाना छोम छोम छाना ना छोम छोम छाना आ छि छि छम छम 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 आ। जयंती जी, कथक को घरानों ने तो समृद्ध किया। जयपुर घराना, लखनऊ घराना, अभी दृश्य में रायगढ़ घराना भी है। और जब बनारस घराने की जब बात आती है, तो सुखदेव महाराज बनारस घराने के अलावा जानकी प्रसाद बनारस घराना भी आज एक प्रतिष्ठित और स्थापित घराना है। तो उस घराने के विषय में आपका क्या मत है और आपका क्या कहना है? जयपुर, लखनऊ और बनारस घराने के अलावा भी जानकी प्रसाद घराना ये किताबों में आता है, मैंने भी पढ़ा है और सुना भी है मैंने। ये मैंने कृष्ण कुमार जी महाराज से सुना था, उन्होंने इसकी बागडोर बहुत संभाली थी जानकी प्रसाद घराने की। दरअसल बात ये है कि हम लोग तो संगीतक परिवार के हैं, नचवैया हमारे खानदान में, गवैया हमारे खानदान में, बजवैया हमारे खानदान में, तो ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। 9वीं 10वीं पीढ़ी तक हम लोग यही काम करते आ रहे हैं, ये तो पक्की बात है। बनारस खास बनारस से हम लोग गिने नहीं, वैसे बनारस से बहुत सारे कथक ऑल ओवर इंडिया में गए हैं। आजमगढ़ में हैं, भागलपुर में हैं, छपरा में हैं,
और मथुरा में है, और दिल्ली में है, कलकत्ता में है। बहुत सारे कथक की हमारी जो बिरादरी है वो ऑल ओवर इंडिया में है। तो अब कथक बिरादरी जो भी हैं वो लोग नाचते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, सबको ये चीज़ें आती हैं। तो और राजस्थान में भी ऐसे ही है, राजस्थान कम थोड़ी है। राजस्थान में भी आप फोक को देख लीजिए तो पूरे हिंदुस्तान में उनके जैसा खूबसूरत फोक कहीं भी नहीं, मगर वहाँ क्लासिकल भी है। तो दरअसल वहाँ का क्लासिकल कैसा था कि जैसे कि मोहल्ला वाइज में डिवाइड था। बीकानेर वाले अलग बोलते थे, चुरू वाले अलग बोलते थे, उदयपुर वाले अलग बोलते थे। हर अपने अपने स्टेट के अलग अलग कथक का अपना अलग अलग घराना बोलते थे। तो ये ऐसे मैंने सुना है, क्योंकि चौबे महाराज जी गायत्री देवी के जो हस्बैंड जयपुर के महाराज थे, उनके बड़े दोस्त थे और उनके राज नर्तक थे। तो उन्होंने ये बताया कि ये घराने की जो बातें, मैं इसलिए डिटेल्स में जा रही हूँ कि मैं जानकी प्रसाद में भी आऊँगी, डिटेल्स में जा रही हूँ कि उन्होंने ये घराना जो अलग 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 बहुत सारे घराने राजस्थान में थे, उन्होंने कहा कि देखो भाई, आने वाले भविष्य में ये तुम बोलोगे बीकानेर घराना, तुम बोलोगे उदयपुर घराना, तुम बोलोगे चूरू, तुम बोलोगे झुंझुनू, ऐसा कोई नहीं इतना करेगा। इससे बेटर है कि मैं तुम लोगों को ये लिखित रूप में देता हूँ और तुम लोगों को जयपुर घराना कर देता हूँ। जयपुर कैपिटल है हमारे राजस्थान का, तो ये, और मैं महाराजा हूँ अभी, तो मैं तुम लोग को लिखता हूँ, ये तुम लोग यहाँ से जयपुर घराना लिखना शुरू करो। ये सब दुनिया भर के घराने बंद करो। सबों ने इसमें हामी भर दी। उसके बड़े बड़े संगीत परिवार के लोग जो थे, गायन वान करने वाले, नृत्य करने वाले, संगीतकार लोग ने हामी भरी और वो तब से वो जयपुर घराना। इसी तरह जानकी प्रसाद जी जो थे वो राजस्थान के, उनके पूर्वज भी राजस्थान के, और उसका पूरा डिटेल्स है, किताबों में भी लिखा हुआ है। वो कहीं से भी बनारस के नहीं थे, ना उत्तर प्रदेश के थे। तो अब जानकी प्रसाद जी बनारस घराना क्यों बोला जाता है, तो उसकी वजह है। जानकी प्रसाद जी को मैंने पहले कहा कि यात्रा करने की बहुत शौक है। वो हर जगह धर्मस्थल पे जाते थे, पूजा पाठ करते, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे। जहाँ भी जाते वहाँ का दर्शन करते, वहाँ की चीज़ों को वो ग्रहण करते। उसी तरह वो चारों धाम, बहुत सारे धाम का पूजा पाठ, वहाँ का दर्शन करने के बाद वो बनारस गए, यात्रा ही में गए थे। तो बहुत सारे अपने शागिर्दों को भी ले गए। तो जब वहाँ गए तो बनारस में जब उन्होंने छटा देखी, घाट की छटा देखी, बजरों में बड़ी बड़ी तवाइफें गाती बजाती हैं, नाचती हैं, और दरबारों में भी बड़ा एक बनारसी ठाट एक अलग ही होता है। वो बड़े वहाँ के रंगीनियत होती है, बहुत बड़ा खूबसूरत रईसों का एक माहौल हुआ करता था। और संगीत की गोष्ठियाँ, संगीत का हर जगह में आपको कॉमन लोग कम, कलाकार लोग बहुत ज़्यादा उन्होंने देखे। और उन सबको देखा कि वो सब मंदिरों से जुड़े हुए हैं, मंदिर के भक्ति रूप में है। और क्योंकि वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी थे, बड़े भक्त थे, तो शिव के भक्त, कृष्ण राधा के भक्त, सारे देवी देवताओं को बहुत पूजनीय मानते थे और पूजा पाठ में लीन रहते थे। तो वहाँ पे संगीताचार्य लोग के साथ गोष्ठियों में बैठना, उनके साथ में होना, कला का आदान प्रदान करना शुरू हो गया। वहाँ पे उनको कई नर्तक जो उनसे सीनियर थे, वो उनसे उनकी भेंट हुई, उनके नाच गाने उन्होंने देखे। तो देखिए भाई, पहले के लोग ऐसे नहीं थे जैसे कि आज के लोग हैं। आजकल तो घराने लेके लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा है, पहले ऐसा होता नहीं था। पहले अगर आपकी चीज़ कुछ पसंद आती थी तो वो कहते थे कि हमें भैया ये चीज़ पसंद आ गई, तो वो कलाकार उनको नज़र करता था, लिखित रूप में दे देता था और बड़ा प्यार मोहब्बत से आदान प्रदान होता था। ये ऐसी झगड़ेबाजियाँ नहीं होती थी
कि ले भैया वो ये तो बनारस घराना है, तो ये जानकी प्रसाद घराना है, तो इसकी चीज़ ये ने नाचे, उसकी चीज़ वो ना, ये सब कुछ नहीं होता था। ये मैंने अपने सबसे बड़ी आंटी से भी सुना था कि मेरी जो अलकनंदा देवी आंटी थी वो मम्मी से 10-12 साल बड़ी थी। वो सब ये सब कॉन्फ्रेंस वगैरह जो महफिलें और राजा महाराजाओं को देख चुकी थी, उन्होंने देखा हुआ था, उनके शागिर्दों को देखा था, जानकी प्रसाद जी के शागिर्दों को देखा था। तो फिर क्या हुआ कि वो वहाँ काफ़ी वहीं सेटल हो गए, बनारस में सेटल हो गए, और बनारस के ही लोगों के साथ अपना नाच गाने में, और वहाँ शागिर्द उन्होंने फैलाया, हिंदू को भी मुस्लिम को भी। वो बड़े अच्छे इंसान थे कि वो छुआछूत में बिलीव नहीं करते थे, सब में बड़ा प्यार मोहब्बत से उनका ये सब चलता रहता था। तो ऐसे करते करते जब वो वृद्धावस्था में आए तो उनको ये एहसास होने लगा कि अब मुझे वापस अपने जाना चाहिए। बीकानेर के थे तो वो वापस अपने परिवार में जाना चाहते थे, और फिर वो वापस वहाँ चले गए। वहाँ चले गए तो उनके शागिर्द लोग जो थे उसमें से बहुत काफ़ी लोग बुद्धिजीवी भी थे, पढ़े लिखे भी थे। उन्होंने ये सोचा कि वो कभी नहीं, जानकी प्रसाद जी ने कहा, जानकी प्रसाद जी ने कहा जानकी प्रसाद घराना, उन्होंने कभी नहीं कहा जानकी प्रसाद बनारस घराना, कभी नहीं कहा। मगर उनके शिष्यों ने, उनके परिवार के लोगों ने फिर ये बनारस का नाम उनके साथ जोड़ा गया, जानकी प्रसाद बनारस घराना लिखने लगे। तो खैर कोई बात नहीं, इसमें क्या है, हिंदुस्तान के इतने सारे लोग हैं। कल को मुझे हिंदुस्तान का कोई शहर पसंद आ गया, मैंने लिख दिया भाई जयंती माला भागलपुरिया, तो क्या हो गया? कुछ नहीं। अभी वो हसरत जयपुरी लिखते थे, इतने बड़े शायर थे, हसरत जयपुरी लिखते थे, तो उनके सारे फैमिली जयपुरी 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 लिखने लगे। तो ये तो आपका भारत है, पूरा भारत आपका है। आपको कोई भी कुछ कहना है, कोई भी चीज़ अपने साथ लगाना है, उस शहर का नाम अपने साथ जोड़ना है तो जोड़िए ना, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये तो और अच्छी बात है कि बनारस का इतना बड़ा उन्होंने काम किया कि वो वहाँ जाके और राजस्थान के होते हुए भी उन्होंने बनारस का नाम लिया और बनारस घराना अपने साथ जोड़ा। तो एक बहुत बड़ी महानता की बात है। इसमें कोई मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भेदभाव करना चाहिए, कोई ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। और हम लोग तो अभी सुनैना जी बहुत अच्छा नाचती हैं, उनका घराने की चीज़ें नाचती हैं। नलिनी कमलिनी जी कितना खूबसूरत नाचती हैं, और जितेंद्र महाराज जी कितना खूबसूरत नाचते हैं, और कृष्ण कुमार चाचा तो मुझे बहुत प्यार करते थे। और कृष्ण कुमार जी अगर नहीं होते तो ये जानकी प्रसाद घराना, बनारस घराना नहीं होता। उन्होंने बहुत जद्दोजहद करी है और बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और उनकी वजह से ये नाम कायम हुआ है। तो जद्दोजहद भी करना चाहिए, अपने पूर्वज के लिए, अपने गुरुओं के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए। और अपना हक ऐसे नहीं मिले तो लड़ के लेना चाहिए, अधिकार है, ये हम लोगों का जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इस मामले में पीछे नहीं हटना चाहिए। तो जानकी प्रसाद घराना तो है, इसमें तो कोई शक नहीं। और जिस तरह से लखनऊ घराना है, जिस तरह से बनारस घराना है, उस तरह से जानकी प्रसाद बनारस घराना भी है, और अच्छी बात है। ऐसा हो तो बहुत बढ़िया है, हम लोग आपस में और अच्छा तालमेल रखें, और आज के जनरेशन इन सब के पचौड़े में न पड़ के अपना गोल डांस में रखें, रियाज करें, काम करें, सीखें और इसको आगे बढ़ाएं, क्योंकि वक्त बहुत बुरा है। आने वाला समय क्लासिकल को बिल्कुल नहीं पूछेगा। तो इस तरह की लड़ाई झगड़ा में लगे रहेंगे तो क्लासिकल फिर एक भूली बिसरी यादें ही हो जाएगी। तो भूली बिसरी यादें न बनाकर उस चीज़ को अच्छी तरीके से नया क्रिएशन ला के बहुत अच्छे अब 15-20 मिनट ही नाचना है तो ज़रा खूबसूरती ढंग से और नए तरीके की चीज़ों को ला के उसमें पिरो के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे जब भी हम ठुमरियाँ करते हैं तो उसमें तो बहुत से तरीके के भाव, ठुमरियों में सबसे ज़्यादा भाव अलग अलग तरीके के होते हैं। तो सितारा जी जब एक ठुमरी जब करती थी तो उनका एक बार एक कथन था जो मैंने पढ़ा था, सुना था कि लाल रंग को अभिव्यक्त करना भी बहुत मुश्किल है, किसी भी रंग को। तो हमारे भाव में रंग भी आते हैं, खुशबू भी आती है, सुगंध भी आता है, स्पर्श भी आता है।
तो सितारा जी ने आपको किस तरीके से शिक्षित किया कि हमारे जो भी सारे एहसास हैं वो हम भावों के द्वारा अभिव्यक्त कर सकें? भाव एक ऐसी चीज़ है कथक में या यहाँ के सारे डांस फॉर्म में, जो भी हमारे क्लासिकल डांस फॉर्म है या वेस्टर्न है या इंडियन है, वेस्टर्न में एक्सप्रेशंस कहते हैं, हम हिंदी में इसको भाव कहते हैं। भाव क्या है? भाव एक फीलिंग है, अभिनय क्या एक फीलिंग है। आपको वो पात्र, जिस पात्र आपको दिया है, उस पात्र आपको खुद को सोचना चाहिए कि वो आप खुद हैं। तो अभाव अंग, जैसे कि मम्मी उपज करती थी भाव में, एक ही भाव को सारी रात वो बता सकती थी। तो थोड़ी सी कृपा मम्मी की हुई है कि उपज कैसे भाव में किया जाता है, वो थोड़ा सा उन्होंने मुझे दे दिया कि बेटा ये ले, अभी तू एक ही भाव को तू सारी रात दिखा सकती है, 3 घंटे भी दिखा सकती है। और कृपा है माँ की और ईश्वर की कि सच है ये बात कि मैं 3 घंटा आप मुझे दे दीजिए सिर्फ भाव बताने के लिए, बोलिए मैं भाव बताऊँगी। और ये भी एक आपको मैं चैलेंज तो नहीं कह रही हूँ, मगर मैं कह रही हूँ कि किसी का भी गाना, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे बाहर का भी कोई भी गाना, क्लासिकल हो, गज़ल हो, ठुमरी हो, टप्पा हो, कजरी हो, पंजाबी गाना, कोई भी गाना, उसका भाव वो आप बजा दीजिए, एक बार सुनेंगी और दूसरे बार मैं सुनने की मुझे ज़रूरत नहीं होगी, उसके आगे कौन सी कविता आने वाली है मुझे आभास हो जाता है और उसका मैं भाव दिखाती हूँ। तो ये मेरी खुद की लिखी हुई है। गहना ही बहिना देखे सगुरु सखिया, गहना ही बहिया देखे सगुरु सखिया, गहना ही बहिया देखे सगुरु सखिया, गहना ही बहिया देखे सगुरु सखिया, बन गिरे बतिया देखे सगुरु सखिया, बन गिरे बतिया देखे सगुरु सखिया, गहना ही बहिया, गहना ही बहिया, गहना ही बहिया, तुम संग हारी, तुम संग हारी, तुम संग हारी, नेहा लगाई के, तुम संग हारी, तुम संग हारी, नेहा लगाई के, अब पछतावे का हो जियरा जलाई के, गहना ही बहिया देखे सगुरु सखिया, बनेंगी बतिया देखे सगुरु सखिया, गहना ही बहिया, गहना ही बहिया, गहना ही
जयंती जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक समर्पण भाव जिस तरीके का सितारा जी में था, आपके अंदर भी वो एक समर्पण भाव आया, लेकिन आप बनारस घराने की अपनी आगे की पीढ़ियों में क्या वो भाव देखती हैं और आप अभी के उनके रियाज या उनके उस भाव से आप संतुष्ट हैं? मम्मी का तो बहुत ही कठिन तपस्या रहा है, और तपस्या क्या, वो तो आपको मैंने पहले भी बताया कि वो 24 घंटे में से कुछ घंटे ही वो विश्राम करती थी, बाकी समय तो उनके पैरों में घुंघरू रहता था। यानी वो अपनी जवानी की बात, अपने बचपन की बात हमसे शेयर करती थी, बताती थी कि वो कितना रियाज करती थी। 10-12 घंटा तो उनके लिए कुछ भी नहीं था, ऐसा रियाज करती थी। 8-8 घंटे का एक समय का रियाज होता था। 8 घंटे बाद फिर वापस 4 घंटा विश्राम करने के बाद फिर 8 घंटा। और फिर एक उन्होंने ये भी बताया था कि नवरात्रि का समय आता था तो 12 बजे रात को ये लोग घुंघरू बांधती थी तीनों बहनें, और सवेरे 12 बजे तक करती थी। यानी वो नवरात्र में ये एक तरीके का तपस्या था, नृत्य के प्रति, गायन के प्रति। जो भी कोई कलाकार ऐसा निर्णय लेता था कि हमको ये 9 दिन नवरात्र में नाचना ही है, गाना ही है, बजाना ही है, तो वो इस तरीके से करता था बनारस में। उसको चिल्ला बोलते हैं, तो ये लोग चिल्ला करती थी। तो वो उनके सिस्टम में ऐसा हो गया कि चिल्ला तो वो चलो नवरात्र तक ही रहा, बट उसके बाद भी वो वैसे ही अपने ज़िंदगी की शैली में ले चुकी थी। तो और उनका तपस्या के क्या उदाहरण, कोई उदाहरण ही नहीं है, यानी कि कोई ऐसा कर ही नहीं सकता। अब जिस तरीके से उन्होंने रियाज किया और प्रचार किया एक औरत होके, और उस ज़माने 100 साल पहले की बात बता रही हूँ, उस ज़माने में किस तरह औरत को बाहर तक तो जाने नहीं मिलता था, पढ़ने नहीं मिलता था। उस ज़माने में जाके वो पूरी दुनिया में अपना कथा का पताका फैलाया उन्होंने। बहुत 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 तपस्या किया है उन्होंने। तो और दूसरी बात कि बनारस घराने की आप बात कर रही हैं, वैसे मैंने भी बहुत मेहनत की, सीखा, और मम्मी ने जितना हमें कराया हमने भी किया। मगर अभी जो भविष्य में जो बच्चे नाच रहे हैं, बहुत अच्छा नाच रहे हैं। मगर अब मैं बताऊं, आज पब्लिक पहले जैसी तो है नहीं कि सुबह से भी कॉन्फ्रेंस क्लासिकल का चल रहा है तो 10 रोज़ चलने वाला है, सुबह से लेके फिर सवेरे भोर का तक चलेगा, 4 बजे तक के भैरवी में से शुरू होगा और वो ख़त्म होगा। ऐसा तो अब हो ही नहीं रहा है। तो अब जब ऐसा हो नहीं रहा है तो उस हिसाब से 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे का कोई रियाज कर ही नहीं रहा है। और क्यों करें? आजकल तो भाई बच्चों को बोलते आधी घंटा, 20 मिनट से ज़्यादा नहीं देते, तो क्या करेंगे इतना रियाज करके? ऑडियंस भी तो होनी चाहिए देखने के लिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि रियाज ज़रूर करना चाहिए। 8 घंटा नहीं तो 2 घंटा, 3 घंटा उसमें लीन रहना चाहिए। रियाज का मतलब ये नहीं कि आप मुँह बांध के रियाज करते रहो। रियाज का मतलब दिमाग से भी आप उसमें क्रिएशन करते रहो, उसमें इन्वॉल्व रहो। फिजिकल नहीं तो ब्रेन वर्क करो। तो आजकल मैं वैसा नहीं देख रही हूँ बच्चों को उतना रियाज करते हुए। भविष्य तो अच्छा है क्योंकि माहौल बदल चुका है, युग भी बदल चुका है, लोग बदल चुके हैं, ऑडियंस बदल चुकी है। आज की ऑडियंस इतनी लंबी रात बिता नहीं सकती। 10 बजे के बाद तो वैसे भी हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं तो 10 बजे के बाद में अलाउ नहीं है, तो कैसे क्या करें? 1 घंटा 1.5 घंटे का पूरा प्रोग्राम होता है, उसके अंदर बहुत सारे यंगस्टर लोग जाके परफॉर्मेंस करते हैं, किसी को 20 मिनट, किसी को 15 मिनट, किसी को उसी में उन लोग को दिखाना है। तो अच्छा है कि वो लोग उसमें कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। अभी हमारे घराने में विशाल कृष्णा बहुत अच्छा नाच रहे हैं, ऋषिका मिश्रा मेरी बेटी बहुत अच्छा नाच रही हैं, और अपने सौरभ गौरव मिश्रा बनारस घराने के बहुत अच्छा नाच रहे हैं। अभी बच्चा रुद्र शंकर, उसका भी बहुत मुझे अच्छा लगता है डांस, वो भी बहुत बढ़िया नाच रहा है। अभी शुरू हो गया है बनारस में, लड़के नाचना वापस शुरू किए हैं। बीच में थोड़ा सा कम हो गया था, लड़के कम कर रहे थे,
और लड़कियां ज़्यादा थीं, और आज भी लड़कियां पूरे हिंदुस्तान में, मम्मी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में लड़कियां तो बहुत ही ज़्यादा नृत्य कर रही हैं, इसका मुझे गर्व भी है, मगर लड़के भी अब कर रहे हैं। एक बात और भी मैं कहना चाहती हूँ कि जो मम्मी का स्टाइल है, मम्मी का जो स्टाइल है वो खास करके मम्मी ने औरतों के लिए बनाया है। उनका स्टाइल मर्द अगर करेगा तो इतना वो खूबसूरत नहीं लगेगा, एक औरत नाचेगी तो बहुत खूबसूरत लगेगा। आज के जनरेशन को ये है कि सबसे पहले तो वो अपने जो घरानेदार हैं, ख़ास करके घरानेदारों से बोल रही हूँ, कि वो अगर उनके घराने में कोई बुज़ुर्ग है तो कोई ऐसी बातें आती हैं जो उनको मालूम नहीं है, तो अपने बुज़ुर्गों से ज़रूर कंसल्ट करें, पूछें, क्योंकि आप जो बोलते हैं, जो कहते हैं, उसी से इतिहास बनता है, उसी से समाज बनता है, और उसी से आपका एक संस्कार बनता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए और अच्छा कहिए। तो सुनना भी और देखना भी और बोलना भी, हर चीज़ अच्छा होना चाहिए। तो मगर अच्छा होने के साथ साथ सत्य होना चाहिए। ये नहीं कि आप कुछ भी अपने मन से मनगढ़ंत, आपको पूछना नहीं है, आपको किसी से सलाह नहीं लेनी है, क्योंकि आप उस मुकाम में पहुंच गए, आपका नाम हो गया, आपका शोहरत हो गया, तो वो जो ईगो है वो हटा के और अपने काम पे ध्यान देकर और बड़ों से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा उनको उन्नति होगी। और रहा शिष्य परंपरा के लिए, तो शिष्य परंपराओं की बात यह है कि शिष्य परंपरा भी अपने गुरुओं के, जो भी उनके गुरु हैं, बहुत डेडिकेशन होके, बहुत सीरियसली इस चीज़ को सीखें और अध्ययन करें। किताब में बहुत सारी बातें गलत भी लिखी हुई हैं, क्योंकि जब किताब जिस ज़माने में लिखा जा रहा था और लिखते थे, आज भी लिख रहे हैं बहुत सारे लोग किताबें, तो किताब में अपनी मनगढ़ंत बातें लिख देते हैं। अब ऐसा भी महाराष्ट्र में एक मराठी किताब में आया है कि सुखदेव महाराज अच्छन महाराज के, लिच्चू महाराज के और शंभू महाराज के शागिर्द थे, जो गलत है, बिल्कुल नहीं है। सुखदेव महाराज बिल्कुल नहीं, सुखदेव महाराज क्यों जाके उनसे नृत्य सीखेंगे? सुखदेव महाराज के बाप दादा खुद नृत्यकार थे, तो सुखदेव महाराज को कोई सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, उनका नृत्य भिन्न था, क्योंकि उनके संगीत अपना भरतनाट्य शास्त्र से लिया हुआ उनका कथक था। वो मंदिरों का कथक करते थे, वो भगवान देवी देवताओं की कथक करते थे, तो वो नहीं करते थे दरबारी नृत्य। तो दरबारी नृत्य नहीं करते थे तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि उनको सीखना हो। ये मेरा हाथ जोड़कर आज के बच्चों से और जो रिसर्च कर रहे हैं उन लोग से गुजारिश है कि अगर आपको सुखदेव महाराज बनारस घराना के बारे में मालूम नहीं है तो वो कम से कम मुझसे पूछ लें, मुझसे तालमेल कर लें, मैं उनको सही दिशा बता देती हूँ, सही चीज़ें बता देती हूँ। हाँ, उनके बच्चे, अब सुखदेव महाराज ने लच्चू महाराज जी, शंभू महाराज जी, अच्छन महाराज जी से क्यों अपने बच्चों को सिखवाया? क्योंकि अच्छन महाराज जी की बहन रामदास जी को ब्याही थी, सुखदेव महाराज जी के पिताजी को ब्याही थी, यानी शादी हुई थी। कुछ सालों के बाद वो गुजर गई, तो क्या रिश्ता बना सुखदेव महाराज जी का और बिरजू महाराज जी की फैमिली का? मतलब ये हुआ कि वो लोग कजन्स हो गए। सुखदेव महाराज अच्छन महाराज जी के कज़न ब्रदर हो गए। ठीक है, रामदास की फिर से शादी हुई, 4-5 बिरादरी की शादी हुई, चारों पांचों जब बिरादरियों की औरतें बची नहीं, तब नेपाल से उनकी शादी हुई, ब्राह्मणों में उनकी शादी हुई, नेपाल के ब्राह्मण से शादी हुई, तो वो बच गई, तो उनसे सुखदेव महाराज जी हुए। सुखदेव महाराज जी ने अपने बच्चों का इसलिए किया कि वो कज़न ब्रदर लगते थे, इसलिए अपने ही भाई से शागिर्दी करवाई, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे स्टाइल के डांस के अलावा भी इनको दरबार का भी नृत्य आना चाहिए, इसलिए शागिर्द। सुखदेव महाराज जी शागिर्द थे तो नोटिसन के शागिर्द थे,
शिवा पशुपति घराने से। वहाँ उन्होंने नोटेशन की शागिर्दी की थी। डांस का नोटेशन कैसे होता है ये सुखदेव महाराज जी ने बनाया और नृत्य का गायन का शिवा पशुपति जी से नोटेशन सीखा। वो नोटेशन सीखने के बाद उन्होंने नृत्य की पद्धति की नोटेशन खुद निकाली। तो ये ऐसा है, कुछ भी बातें रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी अंड बंड ना लिखें। और वैसे तो किसी भी घराने का कोई प्रमाण तो ऐसा है नहीं कि कोई ब्रिटिश के ज़माने में कोई ठप्पा लगाया हो या अभी भारत सरकार ने कोई ठप्पा किसी का लगाया हो। ये तो सबका अपना अपना प्राइवेट है, अपना अपना खुद ही घराने के वंशक लोग ढूंढते हैं, शिष्य लोग ढूंढते हैं, घराना बनाते हैं, बनता है। तो ये सब चीज़ें तो घराने की चलती रहती है, मगर सच्चाई ज़रूर सामने आना चाहिए। कुछ भी का कुछ नहीं लिखना चाहिए। मेरा अनुरोध है आप लोगों से, बच्चों से। और वैसे बच्चे लोग अच्छे से सीखें और अपने गुरु से खूब बढ़िया से सीखें, रियाज करें और अपना काम करें। और जिनको भी किताबें वगैरह लिखनी है किताबें लिखें, और जिनके बारे में भी लिखते हैं उनके वंशकों से मिलें जुलें और उनसे पूछ के लिखेंगे तो ज़्यादा सही सामने आएगा, नहीं तो फिर ऐसी गलत इतिहास हो जाएगा ना। जयंती जी, कथक की सात्विकता शुद्धता को संजोते हुए सुखदेव महाराज बनारस घराने की आपसे हमें बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारी मिली। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी अवश्य लाभान्वित करेगी। आपका हमारे साथ उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। फिर से हम एक मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे एक नई शख्सियत के साथ। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।